जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हम लोगों ने सबसे पहले एक टॉपिक या बेसिस से अपने इस चैप्टर को लेकर चलना और शुरू करना है। और चैप्टर नंबर 7 का नाम आप सबको पता है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ऑसिलेशंस। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ सर्टेन पोजीशन इज नोन एज ऑसिलेशन, यानी किसी भी जिस्म का एक खास पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे की मोशन या लेफ्ट राइट की मोशन को लगातार एग्जीक्यूट करना ऑसिलेशन कहलाता है। और अगर ऑसिलेशन अपनी आइडियल फॉर्म में हो रही हो कि जिसमें टाइम के साथ कोई पैरामीटर चेंज ना हो रहा हो, कोई फ्रिक्शनल इफेक्ट्स हम कैलकुलेशन में शामिल ना कर रहे हों, तो ऐसी ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी अगर हम तमाम फ्रिक्शनल इफेक्ट्स को क्या कर दें, इग्नोर कर दें। आप व्हाइट बोर्ड पे देख भी सकते हैं, मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन सच दैट ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज SHM और सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल सिंपल पेंडुलम भी हो सकती है। इसकी एक और एग्जांपल भी हो सकती है जो यहां पे मैंने शो करवाई भी है और आप लोगों की टेक्स्ट बुक्स में भी लिखी हुई है, एंड दैट इज अ मास स्प्रिंग सिस्टम। फर्स्ट करें, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है कि जिसकी मास क्या है, m। वो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ हुआ। अचानक मैंने क्या किया कि मैंने इस पे एक फोर्स लगाई और फोर्स लगने की वजह से ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल या मीन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट आगे चला गया, यानी एक्सटेंशन पैदा होगी। देन अकॉर्डिंग टू अ वेरी फेमस लॉ नोन एज हुक्स लॉ, एक्सटेंशन अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या मतलब है इस बात का? बड़ा सिंपल है, जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी एक्सटेंशन भी उतनी ज्यादा पैदा होगी, जितनी कम फोर्स अप्लाई होगी तो एक्सटेंशन भी उतनी कम पैदा होगी। और अगर बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो तो खुद बहुत एक्सटेंशन कभी भी पैदा नहीं हो सकती। प्रोपोर्शनैलिटी साइन इक्वालिटी साइन से रिप्लेस होता है और साथ में कांस्टेंट क्या आता है, 1/k, जिसे अगर मैं k को इधर ले जाऊं तो हुक्स लॉ की फेमस फॉर्म बन जाती है अकॉर्डिंग टू विच F इक्वल्स kx। इसमें F क्या है, अप्लाइड फोर्स, x क्या है, उस फोर्स के नतीजे में पैदा होने वाली एक्सटेंशन, और k इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। यहां से अगर मैं k की वैल्यू निकालूं तो k किसके बराबर आएगा, F/x के। तो यहां पे आप देख सकते हो कि स्प्रिंग कांस्टेंट यानी k की भी डेफिनेशन सामने आ जाती है। And according to the definition of spring constant, it is basically the ratio of applied force to the produced extension। ये अप्लाई होने वाली फोर्स और उसके नतीजे में प्रोड्यूस होने वाली एक्सटेंशन की रेशियो होती है। I repeat, spring constant of a spring is the ratio of applied force to the produced extension। इसके यूनिट्स क्या होंगे, ऑफ कोर्स न्यूटन पर मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट क्या हुए, न्यूटन पर मीटर। अब यहां पे एक एमसीक्यू सुन लें जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट के वही यूनिट होते हैं जो सरफेस टेंशन के होते हैं। आपने लिक्विड्स और फ्लूइड्स के लिए सरफेस टेंशन पढ़ी होगी, सो एमसीक्यू का रिजल्ट ध्यान से सुन लीजिएगा। द यूनिट्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट आर सिमिलर टू दोज ऑफ सरफेस टेंशन, यानी सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों के यूनिट्स न्यूटन पर मीटर होते हैं। बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। ये वो फोर्स है F इक्वल्स kx जो हमारा हाथ इस सिस्टम पे अप्लाई कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर एग्जिस्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो रिएक्शन के तौर पे सिस्टम हमारे हाथ पे एक ऑपोजिट बट इक्वल मैग्नीट्यूड वाली फोर्स लगा रहा होगा, एंड दैट फोर्स इज Fr इक्वल्स -kx। आप देख सकते हैं अप्लाइड फोर्स और रिएक्शन की फोर्स दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या हैं, सेम है, और -n क्या शो करेगा, दोनों की डायरेक्शंस क्या हैं, ऑपोजिट है। बाय द वे, ये Fr रिएक्शन फोर्स भी है और ये रेस्टोरिंग फोर्स भी कहलाती है। यही वो फोर्स होती है जो जब आप अप्लाइड फोर्स रिमूव करते हैं तो जिस्म को, जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ हुआ, कंपेल करती है कि वो दोबारा अपनी किसकी तरफ आए, मीन पोजीशन की तरफ आए।
इसको एक एमसीक्यू से भी समझने की कोशिश करेंगे। चलें, रेस्टोरिंग ही सही, रिएक्शन की ही सही, ये फोर्स तो है, और अगर ये फोर्स है तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक किसी भी फोर्स की तरह एफ आर क्या लिखा जा सकता है, एम ए, जिसमें ऑफ कोर्स ए के ऊपर भी क्या आएगा, वेक्टर का साइन आएगा। अब अगर मैं इन दोनों को आपस में क्या करूं, कंपेयर करूं, तो एम ए आपको किसके बराबर दिखाई दे रहा है, माइनस के एक्स के बराबर दिखाई दे रहा है। यहां से अगर मैं एम को उधर ले जाऊं तो ए क्या आ जाएगा, माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। के इज कॉन्स्टेंट, ऑफ कोर्स स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ कोर्स इज द कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, विच इज द बेसिक कंडीशन ऑफ एस एच एम। ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आपको दो बातें बता रहे हैं, और ये दोनों बातें मैंने आगे लिखी भी हुई हैं। पहली बात क्या, एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ग्रेटर द डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर विल बी द एक्सेलरेशन, लेसर द डिस्प्लेसमेंट, लेसर विल बी द एक्सेलरेशन, एंड वाइस वर्सा। और दूसरी बात, आपको ये माइनस साइन बता रहा है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ऑपोजिट होता है, या एक्सेलरेशन हमेशा किस तरफ को होता है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो जो ऑसिलेशन ये दो कंडीशंस फॉलो कर रही होगी वो ऑसिलेशन क्या कहलाएगी, एसएचएम कहलाएगी, या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। इन सारी पढ़ी हुई बातों को थोड़ा सा समझने के लिए यहां पे कुछ हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। बस पहला एमसीक्यू क्या लिखा हुआ है यहां पे, फॉर एसएचएम व्हाट इज एसेंशियल। एसएचएम के लिए क्या चीज जरूरी है, तो एसएचएम के लिए रिस्टोरिंग फोर्स तो जरूरी है ही है ना, जो उस वक्त सामने आएगी या जिसका इफेक्ट उस वक्त सामने आएगा जब अप्लाइड फोर्स रिमूव होगी। चूंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स ही होगी जो सिस्टम को एक्सट्रीम पोजीशन से कहां पे लेके आएगी, मीन पोजीशन पे लेके आएगी। लेकिन दूसरी चीज जो एसएचएम के लिए जरूरी है वो इनर्शिया भी है, क्योंकि इनर्शिया जिसम को इस काबिल बनाएगा कि वो मीन पोजीशन पर रुके ना, बल्कि मीन से कहां चला जाए, आगे चला जाए, और इस तरह से एक ना खत्म होने वाली मोशन का सिलसिला शुरू होगा, जो जाहिर सी बात है कि फ्रिक्शन लेस एनवायरनमेंट में उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगी जब तक आप बाहर से कोई फोर्स लगा के इसको रोक नहीं देते या इसमें कोई तब्दीली नहीं ले आते। लिहाजा आपके इस फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर होगा चार्ली, बोथ ए एंड बी, यानी एसएचएम के लिए रिस्टोरिंग फोर्स की भी जरूरत है और इनर्शिया की भी जरूरत है। रिस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट को एक्सट्रीम से मीन पे लेके आएगी, और इनर्शिया ऑब्जेक्ट को मीन से दोबारा दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेके जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड एक्स फॉर एसएचएम। तो अभी मैंने आपके सामने एसएचएम की कंडीशन डिस्कस की है जिसके मुताबिक ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सेलरेशन इधर को है तो डिस्प्लेसमेंट इधर को होगी, यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट के लिए वर्ड कौन सा यूज किया जाता है, एंटी पैरेलल का, और एंटी पैरेलल के लिए एंगल कौन सा यूज होता है, पाई रेडियंस या 180 डिग्री। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा, पाई रेडियंस या 180 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, द ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर एसएचएम मस्ट बी। तो अगेन मैं इसकी तरफ अगर इशारा करूं तो यहां से आपको दो बातें दिखाई दे रही हैं। नंबर वन, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका स्लोप पॉजिटिव होगा और यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन माइनस साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव स्लोप। स्लोप यूनिफॉर्म होगा, स्लोप का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा होगा, लेकिन स्लोप नेगेटिव होगा। अब जरा ध्यान से देखें तो ये दो बातें कि एक तो ग्राफ का स्लोप क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म, और दूसरी बात कि ग्राफ का स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ये दो बातें आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रही हैं, ये दो बातें आपको ऑफ कोर्स चार्ली ऑप्शन में दिखाई दे रही है। लिहाजा आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चार्ली।
इससे पहले के बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलें, बेसिक डेफिनेशंस वो आप लोगों को पहले से आती हैं। मसलन जिस पोजीशन के गिर्द ऑसिलेशन हो रही होती है वो क्या कहलाती है? मीन पोजीशन। जहां तक ऑसिलेशन हो रही होती है वो क्या कहलाती है? एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। एक वाइब्रेशन को पूरा करने में जो टाइम लगता है वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन अ सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और एसएचएम के लिए अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा भी होगा, हम एक और प्रॉपर्टी या एक और कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करवाते हैं एंड दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ओमेगा से। और ये किसके बराबर होती है? 2 पाई एफ या 2 पाई बाय टी। अब यहां पे बच्चा सवाल करता है कि ये तो वही ओमेगा है जो हमने चैप्टर नंबर 5 में एंगुलर वेलोसिटी के तौर पे भी पढ़ा था। जी बिल्कुल, ये वही ओमेगा है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है? तो याद रखिएगा एक ही बात है, ओमेगा इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और ओमेगा इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कुलर मोशन। लेकिन याद रखिएगा ओमेगा जब सर्कुलर मोशन के लिए डिफाइन होगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज और कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। और यही ओमेगा जो कि किसकी प्रॉपर्टी है? सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी है। यही ओमेगा जब एसएचएम के लिए डिफाइन होगा तो देन दैट विल बी कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कि जिसका फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया, ओमेगा इक्वल्स 2 पाई एफ या ओमेगा इक्वल्स 2 पाई बाय टी। जबकि एफ क्या है? लीनियर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी, और कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड। इससे पहले कि मैं अगला काम शुरू करूं, एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट जिससे फ्रीक्वेंटली एमसीक्यू पूछे जाते हैं और जो आपकी बुक में मेंशन नहीं हुआ मैं मुनासिब समझता हूं कि वो आपके साथ यहां पे डिस्कस कर दूं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट करें, आपके पास एक स्प्रिंग है कि जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था? के। आपने क्या किया? आपने इसको 3 इक्वल हिस्सों में काट दिया। यानी अगर पहले स्प्रिंग की लंबाई क्या थी? 3 मीटर फॉर एग्जाम्पल। अगर पहले स्प्रिंग की लंबाई क्या थी? 3 मीटर। तो अब हर एक हिस्से की लंबाई क्या होगी? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ईच। इसका मतलब स्प्रिंग की किसी भी एक पीस की लंबाई में पहले के मुकाबले में 3 गुना की क्या आ गई है? कमी आ गई है। तो अगर पुराने स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था? के। तो याद रखिएगा हर हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगा? 3 के, यानी 3 गुना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी स्प्रिंग को 2 इक्वल हिस्सों में काटेंगे तो हर हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट पहले के मुकाबले में डबल। अगर आप किसी स्प्रिंग को 3 इक्वल हिस्सों में काटेंगे तो हर हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट पहले के मुकाबले में ट्रिपल। अगर आप किसी स्प्रिंग को 4 इक्वल हिस्सों में काटेंगे तो हर हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट पहले के मुकाबले में क्वाड्रुपल, यानी 4 गुना ज्यादा, एंड सो ऑन। अच्छा, ये तो हो गया अगर आप स्प्रिंग को काटेंगे। व्हाट इफ कि आप स्प्रिंग्स को जोड़ें? तो अब यहां पे ध्यान से देखिएगा कि अगर मेरे पास 1 2 और 3 स्प्रिंग्स हैं जिनमें से हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के है। और जब मैं इनको जोड़ के एक नया स्प्रिंग बनाता हूं तो उस नए स्प्रिंग का कांस्टेंट आपको क्या दिखाई दे रहा है? 3 गुना कम, यानी K/3। इसका मतलब अगर एक स्प्रिंग को 3 इक्वल हिस्सों में काटने से किसी एक हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट 3 गुना बढ़ जाता है तो 3 स्प्रिंग्स को मिला के एक नया स्प्रिंग बनाने में जो नया स्प्रिंग बन रहा है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट पहले के मुकाबले में 3 गुना कम हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा ये सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग्स को मिलाना मतलब कॉम्बिनेशन, और कंबाइन करना या जोड़ना सिर्फ इस तरह से पॉसिबल नहीं है। लिहाजा हमें दोनों पॉसिबिलिटीज डिस्कस करनी है। जस्ट लाइक रेजिस्टर, जस्ट लाइक कैपेसिटर, स्प्रिंग्स के भी कॉम्बिनेशंस होते हैं। और कितने कॉम्बिनेशंस होते हैं? 2, सीरीज एंड पैरेलल। तो अगर स्प्रिंग्स का कॉम्बिनेशन कौन सा है? एंड टू एंड या सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट के लिए ये स्प्रिंग है K1, ये स्प्रिंग है K2, ये स्प्रिंग है K3। मतलब इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? K1, दूसरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? K2, और तीसरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? K3। और मैंने इन तीनों स्प्रिंग्स को एंड टू एंड यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। ये वही फॉर्मूला है जो अगर आपको याद हो तो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉलो करती है और कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉलो करता है। अब यहां पे एक और बात याद रखिएगा कि अगर ये तमाम के तमाम स्प्रिंग्स
इनके कांस्टेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी मेरे पास n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स हैं कि जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हैं, इक्वल हैं। यानी मेरे पास n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स हैं और हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k ईच, और मैंने उनको आपस में कैसे जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा, k/n। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये वही फॉर्मूला है जो रेजिस्टेंस पैरेलल में फॉलो करती है और कैपेसिटर सीरीज में फॉलो करता है। लेकिन व्हाट इफ कि मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, जिसे बाय द वे साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट तमाम स्प्रिंग कांस्टेंट्स का सिंपल सम होता है। और अगर मेरे पास n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स हो कि जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स क्या हो, सेम हो, और वो कैसे जुड़े हो, पैरेलल में जुड़े हो, तो फिर उनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, n टाइम्स k। जबकि n क्या है, नंबर ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट्स कनेक्टेड इन पैरेलल, और k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल स्प्रिंग। और बाय द वे ये वही फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस सीरीज में फॉलो करती है और कैपेसिटेंस पैरेलल में फॉलो कर रही होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो इस चैप्टर का, अगर आपको याद हो, काफी अहम और काफी मशहूर और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आर्टिकल हुआ करता था, दैट इज SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आर्टिकल में होता क्या था कि आपके पास एक पार्टिकल P होता था जो कैसे मूव कर रहा होता था, सर्कुलर पाथ में। और जैसे जैसे पार्टिकल कैसे मूव करता था, सर्कुलर पाथ में मूव करता था, इसका एक साया, एक प्रोजेक्शन n पैदा होता था जो कि इस डायमीटर के अलोंग क्या करता था, ऑसिलेट करता था। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा कि अगर हमारे पास ये तमाम मोशंस फ्रिक्शनलेस हो, अगेन आइडियल केस हो, और ये जो पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसका रेडियस, इसके प्रोजेक्शन जो कि डायमीटर के अलोंग क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, प्रोजेक्शन के एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाए। आसान अल्फाज में बात करूं, अगर सर्कुलर मोशन का रेडियस और SHM का एम्पलीट्यूड एक दूसरे के क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो दोनों मोशन एक ही मोशन बन जाती है। अब यहां पे सवाल पैदा होता है, क्या मतलब दोनों मोशन एक ही मोशन बन जाती है? इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों मोशंस आपको इकट्ठी दिखाई देंगी, नहीं, दोनों मोशंस दो डिफरेंट टाइप्स रखती हैं। जब मैं जुमला बोलता हूं कि दोनों मोशन एक ही मोशन बन जाती हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप दोनों मोशंस के लिए एक ही सेट ऑफ इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं। यानी वो इक्वेशन एक होगी, लेकिन वो एक इक्वेशन बेक वक्त दोनों मोशंस को क्या कर रही होगी, रिप्रेजेंट कर रही होगी। और शर्त क्या है कि सर्कुलर पाथ का रेडियस और SHM का एम्पलीट्यूड एक दूसरे के इक्वल हो जाना चाहिए। इस सिलसिले में अगर आपको याद हो तो आप 3 इक्वेशंस डिफाइन करते थे, और ये तीनों इक्वेशंस SHM के लिए भी एप्लीकेबल हैं और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एप्लीकेबल है। यही वजह कि आर्टिकल की हेडिंग आपको क्या दिखाई दे रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड SHM। इसका मतलब इस आर्टिकल में बेसिकली आपने इस कंडीशन को फॉलो करते हुए दोनों मोशंस को एक ही सेट ऑफ इक्वेशन से एक्सप्लेन किया है, और वो सेट ऑफ इक्वेशंस कुल मिला के 3 इक्वेशंस पे मुश्तमिल था, अगर आपको याद हो, जिसमें सबसे पहली इक्वेशन क्या होती थी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, x = x0 sin phi plus थीटा। याद रखिएगा फाई क्या है, फाई है इनिशियल फेज और थीटा क्या है, फाइनल फेज। और थीटा किसके बराबर होता है, ओमेगा टी। इसमें x क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और इसमें x नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड। अब यहां पे आपने 2 बातें याद रखनी है। अगर SHM कहां से स्टार्ट हो रही हो, मीन पोजीशन से। अगर SHM कहां से स्टार्ट हो रही हो, मीन पोजीशन से, तो याद रखिएगा इनिशियल फेज 0 डिग्री हो जाएगा। और अगर इनिशियल फेज 0 डिग्री हो जाए तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x = x0 sin थीटा, जिसमें ऑफ कोर्स आप थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ओमेगा टी। लेकिन अगर SHM कहां से स्टार्ट हो रही हो, एक्सट्रीम पोजीशन से, तो फिर बेटा याद रखिएगा इनिशियल फेज 90 डिग्री हो जाएगा।
और अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x इक्वल्स एक्स नॉट साइन 90 प्लस थीटा, यानी फाइव की जगह क्या आ जाएगा 90। और मैथ के स्टूडेंट्स को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। लिहाजा आपकी इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, x इक्वल्स एक्स नॉट कॉस थीटा। नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन जो इन दोनों मोशंस के लिए कंबाइंड डिफाइन हो सकती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल्स v नॉट cos फाइव प्लस थीटा। अगेन मैं बता चुका हूं फाइव क्या है, इनिशियल फेज, थीटा क्या है, फाइनल फेज, v क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और v नॉट क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी। ये v नॉट है, ये v नॉट क्या है, बेसिकली v मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी। अब इसमें भी वही दो बातें आपने अपने ज़हन में रखनी है। अगर एसएचएम कहां से स्टार्ट हो रही है, मीन पोजीशन से, अगर एसएचएम कहां से स्टार्ट हो रही है, मीन पोजीशन से, तो इनिशियल फेज क्या होगा, जीरो, और इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इक्वल्स v नॉट कॉस थीटा। जबकि v नॉट क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो कहां पे आती है, मीन पोजीशन पर, उसका फॉर्मूला क्या है, ओमेगा एक्स नॉट। लेकिन अगर एसएचएम कहां से स्टार्ट हो रही है, एक्सट्रीम पोजीशन से, कि जिसके लिए आपको पता है इनिशियल फेज क्या हो जाएगा 90, तो अब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, ये v इक्वल्स v नॉट कॉस 90 प्लस थीटा, विच कम्स आउट टू बी मैग्नीट्यूड वाइज v इक्वल्स v नॉट साइन थीटा। और इस सिलसिले में जो तीसरी इक्वेशन आप डिफाइन करवाते थे, वो तीसरी इक्वेशन कौन सी थी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होती थी, a इक्वल्स a नॉट साइन फाइव प्लस थीटा। अब अगेन फाइव क्या है, इनिशियल फेज, थीटा क्या है, फाइनल फेज है, a क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और a नॉट क्या है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जो किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट के। और अब यहां पे भी वही दो कंडीशंस, कि अगर एसएचएम कहां से स्टार्ट हो रही है, मीन पोजीशन से, तो इनिशियल फेज क्या हो जाएगा, जीरो, और जब इनिशियल फेज क्या हो जाएगा, जीरो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, a इक्वल्स a नॉट साइन थीटा। और अगर एसएचएम कहां से स्टार्ट हो रही है, एक्सट्रीम पोजीशन से, तो इनिशियल फेज क्या हो जाएगा 90, और अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, a इक्वल्स a नॉट cos थीटा। रिमेंबर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला v इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, जिसमें मैं बार बार बता चुका हूं कि ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ एसएचएम, एंगुलर वेलोसिटी इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, x क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, x नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड, और v क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पूरी एसएचएम के दौरान आपको एमसीक्यू के लिहाज से ये बातें लाजमी पता होनी चाहिए कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी दोनों अपनी किस वैल्यू पे पहुंच जाते हैं, मैक्स, जबकि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या हो जाते हैं, तीनों क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। और जब आप कहां पे जाते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं, तो वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाते हैं, मिनिमम यानी जीरो। और अब मैक्सिमम होने की बारी किसकी है, एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी एंड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। आइए व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं। नेक्स्ट बात हमने देखनी है वो आज का इस लेक्चर का लास्ट आर्टिकल है, उसके बाद इंशाल्लाह हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, और वो आर्टिकल है फेस या फेस एंगल। इसको फेस भी कहा जाता है और इसको फेस एंगल भी कहा जाता है। इट इज द एंगल which completely represents the location or position of an object executing SHM। यानी ये वो एंगल होता है कि जिसको देख के आपको पता चल जाएगा कि SHM करने वाला जिस्म इस वक्त कहां पे मौजूद है, इससे पहले कहां पे था और इसके बाद कहां पे होगा। मसलन अगर 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 आपको फेज एंगल गिवन है 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियंस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑसिलेशन स्टार्ट हो चुकी है, 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन मुकम्मल हो चुकी हुई है, और ये ऑब्जेक्ट इस वक्त पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंच चुका हुआ है। अच्छा, अगर इसी तरह आपको थीटा कितना गिवन है 180 डिग्री या पाई रेडियंस, तो अब इसका क्या मतलब है कि ऑसिलेशन आधी मुकम्मल हो चुकी हुई है और ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से स्टार्ट होकर दोबारा कहां पे पहुंच चुका हुआ है,
मीन पोजीशन पे पहुंच चुका है और इसके बाद ये कहां पे जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा। लिहाजा आप इस थीटा यानी फेज या फेज एंगल को देख के अच्छे तरीके से पता चला सकते हैं कि ऑसिलेटर की मौजूदा हालत क्या है, इसलिए इसको फेज यानी हालत वाला एंगल भी कहा जाता है। मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स ओमेगा टी। ओमेगा आपको पता है 2 पाई एफ के बराबर होता है, तो ये क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई एफ टी भी लिखा जा सकता है। और आपको पता है एफ किसके बराबर होता है, 1 ओवर टी, तो ये क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई टी बाय टी भी लिखा जा सकता है। सिस्टम इंटरनेशनल में इसके यूनिट्स क्या होते हैं, रेडियंस। ऑफ कोर्स दूसरे यूनिट्स क्या होंगे, डिग्री। और रिलेशनशिप आप लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर 5 में कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 57.3 डिग्री के। तो आपको अच्छे तरीके से याद आ गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में ही, चैप्टर नंबर 5 के पहले आर्टिकल में। इसका मतलब ये थीटा वो ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जब थीटा सर्कुलर मोशन के लिए आता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और जब ये थीटा एसएचएम के लिए आएगा तो क्या कहलाएगा, फेज या फेज एंगल कहलाएगा। इस थीटा का दोनों मोशंस में एक ही काम है, यानी सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन बताना, या एसएचएम करने वाले ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन के बारे में बताना। आज के काम को कुछ एमसीक्यू से वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में पहला एमसीक्यू देखिएगा। इन अ कंप्लीट वाइब्रेशन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिस्पेक्टिवली आर। एक मुकम्मल वाइब्रेशन में ऑसिलेटर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो जरा ध्यान से देखें, दिस इज एक्सट्रीम, दिस इज मीन, दिस इज एक्सट्रीम। अब आप जहां मर्जी से ऑसिलेशन स्टार्ट करवा लें, मीन से करवा लें या एक्सट्रीम से करवा लें। चलें दोनों तरीकों से सवाल को करके देखते हैं। फर्स्ट करें, ये मीन है, ये एक्सट्रीम है, तो यहां से यहां तक का फासला एम्पलीट्यूड होगा और यहां से यहां तक का फासला भी एम्पलीट्यूड होगा। और फर्स्ट करने वाली बात क्या है कि ऑसिलेटर एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, तो जब ऑसिलेटर एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा तो इसकी एक ऑसिलेशन कब पूरी होगी, जब वो एक्सट्रीम से चल के दोबारा एक्सट्रीम पे वापस आए। तो जब ये एक ऑसिलेशन पूरी हो जाएगी और ये एक्सट्रीम से चल के कहां पे वापस आएगा, दोबारा अपनी ओरिजिनल एक्सट्रीम पे वापस आ जाएगा, तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया होगा, 0। क्योंकि आपको पता है क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा। इनफैक्ट डिस्टेंस कितना होगा, सर ध्यान से देखिएगा, मैं यहीं से चल के यहीं पे वापस आऊंगा, 1a 2a 3a 4a। इसका मतलब जहां तक डिस्टेंस का ताल्लुक है ये कितना कवर होगा, 4a, और जहां तक डिस्प्लेसमेंट का ताल्लुक है ये कितना कवर होगा, 0। लिहाजा डिस्टेंस वाइज आंसर 4a, डिस्प्लेसमेंट वाइज आंसर 0। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। चले इसी एमसीक्यू को हम मीन से समझ लेते हैं। जब ये मीन से चल के मीन पे वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट फिर क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि जहां से चला वहीं पे वापस आया। क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, आपको आइडिया है। व्हाट अबाउट डिस्टेंस, तो अगेन मीन से चल के मीन पे वापस आना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से चल के यहीं पे वापस आना है, 1a 2a 3a 4a। तो आपको फिर कितना डिस्टेंस कवर होता दिखाई दे रहा है, 4a। इसका मतलब एक मुकम्मल ऑसिलेशन के दौरान ऑसिलेटर जहां मर्जी से चलना स्टार्ट करे, एक मुकम्मल ऑसिलेशन के दौरान ऑसिलेटर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करता है, 0, और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा होता है, 4a। आई रिपीट, आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा, यानी 4a इज द डिस्टेंस एंड 0 इज द डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज वन ऑफ द इजियर एमसीक्यू। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, 1 ओवर टी। तो यहां से अगर मैं टी को उधर ले जाऊं तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1। लिहाजा आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, 1। लेकिन याद रखिएगा इस एमसीक्यू में वर्ड कौन सा यूज हुआ है, फ्रीक्वेंसी। जब भी फ्रीक्वेंसी का वर्ड यूज हो या लीनियर फ्रीक्वेंसी का वर्ड यूज हो तो उससे मुराद क्या लिया जाता है, एफ। लेकिन अगर इसी एमसीक्यू में एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वर्ड यूज होता, यानी एमसीक्यू क्या होता, प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज। तो अब इस एमसीक्यू में ओमेगा इक्वल्स 2 पाई बाई टी का फॉर्मूला लगना था, और यहां से अगर मैं टी को उधर ले आऊं तो अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 पाई। आपके इसी एमसीक्यू का आंसर क्या हो जाना था, डेल्टा। यानी अगर इस एमसीक्यू में फ्रीक्वेंसी
या लीनियर फ्रीक्वेंसी का वर्ड यूज हुआ हो तो इस एमसीक्यू का आंसर क्या है? अल्फा यानी 1। और अगर इस एमसीक्यू में फ्रीक्वेंसी की जगह एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वर्ड यूज हुआ हो तो फिर आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या हो जाएगा? डेल्टा यानी 2 पाई, क्योंकि आपको पता है ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई बाय टी के बराबर होता है, जबकि एफ किसके बराबर होता है? सिर्फ 1/t के बराबर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, which of the following can be in an equation for instantaneous displacement of a simple harmonic oscillator? x equals x naught sin theta, x equals minus x naught sin theta, x equals minus x naught cos theta। इन तीनों में से SHM के लिए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कौन सी हो सकती है? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। वजह ध्यान से देखिएगा, x किसके बराबर होता है? x नॉट साइन फाई प्लस थीटा भी आपको बताया। इसमें x क्या है? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इसमें x नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड। इसमें फाई क्या है? इनिशियल फेज। और इसमें थीटा क्या है? फाइनल फेज। और मैंने आपको बताया था इक्वेशन चेंज होती जाएगी अगर इनिशियल फेज चेंज होता जाएगा। मसलन अगर इनिशियल फेज यानी फाई क्या है? 0, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? x इक्वल्स x नॉट साइन थीटा। अगर इनिशियल फेज क्या है? 180 डिग्री, तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी? ध्यान से देखें, आप रिकॉल करें फॉर्मूला, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन 180 प्लस थीटा क्या बनेगा? साइन 180 कॉस थीटा प्लस कॉस 180 साइन थीटा। तो साइन 180 क्या होता है? 0, कॉस 180 क्या होता है? -1। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी? x इक्वल्स माइनस एक्स नॉट साइन थीटा। रिमेंबर, ये पहली ऑप्शन आपको अल्फा में दिखाई दे रही है और ये दूसरी ऑप्शन आपको बीटा में दिखाई दे रही है। तो मैं यहां से आगे तो आपको बहस करके टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू कर रहे हैं, इसलिए अगर इनिशियल फेज क्या हो जाए? 270 डिग्री, तो अब ये क्या बन जाएगा? x इक्वल्स x नॉट साइन 270 प्लस 5। और cos 270 0 होता है, जबकि sin 270 -1 होता है। आपकी क्वेश्चन क्या आ जाएगी? x इक्वल्स माइनस एक्स नॉट कॉस थीटा। लिहाजा दिस हैपन्स एट 0 डिग्री, दिस हैपन्स एट 180 डिग्री, दिस हैपन्स एट 270 डिग्री। आई रिपीट, आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा यानी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, a same load is applied on two different springs of spring constants K1 and K2 और given condition क्या है? K1 is greater than K2 if X represents extension then। अगर X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सटेंशन को। तो बताएं क्या होगा? अल्फा x1 इक्वल्स x2, मतलब दोनों की एक्सटेंशन सेम होगी, दोनों स्प्रिंग्स की एक्सटेंशन सेम होगी। बीटा x1 ग्रेटर देन x2, मतलब पहले स्प्रिंग की एक्सटेंशन ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड स्प्रिंग। चार्ली क्या है? x1 लेस देन x2, मतलब दूसरे स्प्रिंग में एक्सटेंशन ज्यादा होगी। और डेल्टा क्या है? x1 इज ग्रेटर देन x2, यानी पहले स्प्रिंग में एक्सटेंशन दूसरे से कहीं ज्यादा होगी। तो अगर आप रिकॉल करें k इक्वल्स f ओवर x, ना ये क्या शो कर रहा है? एक्सटेंशन स्प्रिंग कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहां से एमसीक्यू काफी आसान हो जाता है। क्यों? इसका मतलब जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उसमें एक्सटेंशन कम पैदा होगी एंड वाइस वर्सा। जरा ध्यान से देखिएगा, K1 इज ग्रेटर देन K2, इसका मतलब K1 स्प्रिंग कांस्टेंट वाले स्प्रिंग में कम एक्सटेंशन पैदा होगी और K2 स्प्रिंग कांस्टेंट वाले स्प्रिंग में ज्यादा एक्सटेंशन पैदा होगी। इसका मतलब दूसरे स्प्रिंग में एक्सटेंशन यानी x2 पहले स्प्रिंग की एक्सटेंशन यानी x1 से ज्यादा होगी। आपके इस एमसीक्यू का आंसर आएगा चार्ली, यानी x2 इज ग्रेटर देन x1 और x1 इज लेस देन x2। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, टाइम टेकन बाय अ हार्मोनिक ऑसिलेटर टू मूव फ्रॉम मीन पोजीशन यानी x इज इक्वल टू 0 टू एक्सट्रीम पोजीशन इन x इक्वल्स x नॉट s। ना आप सबको पता है SHM की क्वेश्चन क्या होती है? x इक्वल्स x नॉट साइन फाई प्लस थीटा। ऑसिलेशन कहां से स्टार्ट हो रही है? मीन पोजीशन से। इसका मतलब इनिशियल फेज क्या होगा? 0। तो जब इनिशियल फेज 0 होगा यानी फाई 0 होगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल्स x नॉट साइन थीटा।
इनफैक्ट ये दो रिजल्ट एमसीक्यू के लिए याद रखने, अगले एमसीक्यूज में भी हमारी मदद करेंगे। जब एसएचएम कहां से स्टार्ट हो रही हो, मीन से, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है x इक्वल्स x नॉट साइन थीटा। और जब ऑसिलेशन कहां से स्टार्ट हो रही हो, एक्सट्रीम से, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है x इक्वल्स x नॉट कॉस थीटा। ना उसका सवाल क्या है, वो टाइम बताएं जिस टाइम में वो मीन से कहां पे जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यूं लिख सकता हूं x इक्वल्स x नॉट साइन, और थीटा की जगह भी हमने पढ़ा क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई टी बाई टी, जबकि स्मॉल टी क्या है, वो टाइम जो आपने निकालना है, और कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड। अब जब प्लीज मेरे साथ साथ अगर आप इसको देखते जाएं, मैंने जानबूझ के वो दो चीजें नहीं लिखी जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो करवाना चाहता हूं। उसका सवाल क्या है, उसका सवाल ही है वो टाइम यानी स्मॉल टी बताएं जिस टाइम के दौरान कितना एक्स कवर हो रहा है, 0 टू एक्स नॉट, यानी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स नॉट। अब एक्स नॉट और एक्स नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपका यहां पे क्या बनेगा, 1 इक्वल साइन 2 पाई टी बाई टी। साइन इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स, आई रिपीट, साइन इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो आपको पता है साइन किस एंगल पे 1 होता है, 90 डिग्री पे या पाई बाय 2 पे। तो जब साइन इधर आके साइन इनवर्स 1 होगा तो दैट इज 90 डिग्री और पाई बाय 2। तो इसका मतलब ये आ गया पाई बाय 2, और यहां पे क्या आ गया, 2 पाई टी बाई टी। प्लीज सर ध्यान से देखिएगा, ये पाई और पाई आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल, कैपिटल टी इधर आ गया, 2 इधर आ गया, सो टाइम कम्स आउट टू बी टी बाय 4। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा, यानी टी बाय 4। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, टाइम टेकन बाय हार्मोनिक ऑसिलेटर टू मूव फ्रॉम मीन टू हाफ ऑफ पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन इज। अब फिर जरा ध्यान से देखिएगा, वो टाइम बताएं जिस टाइम के दौरान वो मीन से चल के एक्सट्रीम पे जाते हुए एम्पलीट्यूड का आधा डिस्टेंस कवर कर रहा है। नो ऑसिलेशन कहां से स्टार्ट हो रही है, मीन से, तो मुझे वो बहस करने की जरूरत नहीं, आप सबको आइडिया है कौन सी क्वेश्चन लगेगी, एक्स इक्वल्स एक्स नॉट साइन थीटा। और थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, अभी हमने डिस्कस किया, 2 पाई टी बाई टी। अब अगेन मैं जानबूझ के वो दो चीजें नहीं लिखूंगा जिसकी तरफ मैंने आपका ध्यान करवाना होगा। अब ध्यान से देखिएगा, वो टाइम बताएं यानी स्मॉल टी बताएं जिसके दौरान कितना एक्स यानी कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, कितना एक्स कवर हो रहा है, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स नॉट ओवर 2। एक्स नॉट और एक्स नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा, 1 ओवर 2, और राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा, साइन इनवर्स 2 पाई टी बाई टी। ये साइन इधर आके इनवर्स हो जाएगा, सो दैट बिकम साइन इनवर्स 1 ओवर 2 2 पाई टी बाई टी। आप सबको पता है कि साइन किस एंगल पे 1 ओवर 2 होता है, 30 डिग्री, और 30 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है, पाई बाय 6। ये पाई और पाई आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल, 2 इधर आके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैपिटल टी इधर चला जाएगा, सो टी कम्स आउट टू बी टी बाय 12, यानी आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, डेल्टा टी बाय 12। आज के सिलसिले का लास्ट एमसीक्यू, टाइम taken by an oscillator to move from extreme to half of mean is। यानी एक ऑसिलेटर कहां से स्टार्ट कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से, और किसकी तरफ जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। बताएं ये करते हुए वो कितने टाइम में एम्पलीट्यूड का हाफ कवर करेगा। अब पिछले एमसीक्यू में और इस एमसीक्यू में फर्क क्या है, पिछले एमसीक्यू में ऑसिलेटर मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा था, इस एमसीक्यू में ऑसिलेटर एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है, लिहाजा आप इनिशियल फेज क्या होगा, 90, अभी मैंने बताया। अब इक्वेशन कौन सी लगेगी, एक्स इक्वल्स एक्स नॉट कॉस थीटा, और आप सबको पता है कि कॉस
2 पाई टी बाई टी होता है। एक्स नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड cos 2 पाई बाई टी, कैपिटल टी टाइम पीरियड वैसे का वैसा। अब सवाल सुनिएगा, वो टाइम यानी स्मॉल टी बताएं कि जिसके दौरान cos का मतलब है एक्सट्रीम से स्टार्ट होने वाला ऑसिलेटर मीन तक जाते जाते एम्पलीट्यूड का कितना कवर करे? हाफ। यानी x इस टाइम में कितना x कवर हो रहा है? x नॉट बाय 2। x नॉट और x नॉट कैंसिल हो गया, क्या बना? 1/2 cos 2 पाई टी बाई टी। cos इधर आके क्या हो जाएगा? इनवर्स 2 पाई टी बाई टी। आप सबको पता है कि cos किस एंगल पे 1/2 देता है? cos 60 डिग्री पे 1/2 देता है, और 60 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है? पाई बाय 3। तो cos इनवर्स 1/2 की जगह क्या आ जाएगा? पाई बाय 3। पाई और पाई क्या हो गया? कैंसल। 2 इधर आके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस टाइम कम्स आउट टू बी t बाय 6। यानी अगर ऑसिलेटर मीन से स्टार्ट कर रहा है तो वो आधा एम्पलीट्यूड कवर होने में कितना टाइम लेगा? t बाय 12, जैसा कि इससे पिछले एमसीक्यू में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन अगर ऑसिलेटर एक्सट्रीम से मोशन शुरू कर रहा है तो फिर वो आधा एम्पलीट्यूड कवर करने में कितना टाइम लेगा? t बाय 6। होपफुली ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।